हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीषा यदुवंशी। आप लोगों की एक डिमांड आई थी कि मैम क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाइए केमिस्ट्री के पे। देन मैंने उसमें बोला था कमेंट में कि 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी, बट शायद 1 वीक से ऊपर निकल गया है। सो किसी रीज़न से मैं बना नहीं पाई। अब बनाइए, अब कंटिन्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देन आप सभी ने सुना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल आइकन होता है, घंटी का निशान, वो नहीं प्रेस किया होगा। वो प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे चैप्टर का नाम। अब एटम्स क्या होते हैं देखिए, ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉक्स लगा लीजिए, ठीक है, ये है, इसको आप कट कर दीजिए, काट दीजिए। इसका ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसके ए पार्ट को लीजिए, इसको भी आप काट दीजिए, फिर ये और छोटा हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए और छोटा हो जाएगा, इसको काटेंगे ये और छोटा हो जाएगा, इसको काटेंगे ये और छोटा हो जाएगा। ऐसे छोटा होते होते इतना छोटा पार्टिकल आ जाए जिसके फर्दर और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसको फर्दर और नहीं काटा जा सकता, वो है एटम। तो इस एटम से ही मिलके, ऐसे ढेरों एटम से ही मिलके ये बॉक्स बना था पूरा। तो ये एटम है, इससे मिलके ही ये कंपाउंड बना था, ये मैटर बना था। अब मैटर क्या होता है? मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, ठीक है। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु, एटम बम, परमाणु बम सुना भी होगा, ठीक है। एटम, मैटर को बोलते हैं पदार्थ। मैटर क्या होता है? कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वेट भी हो, यानी कि मास भी हो, जिसमें वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब आप कहेंगे एयर कोई मैटर है? यस, एयर इज़ अ मैटर, क्योंकि एयर के अंदर मास भी होता है। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर को, जैसे उसमें आप देखिए गैस सिलेंडर जो आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़िए, गैस सिलेंडर जो आता है आपने देखा होगा, उसके ऊपर कुछ वेट लिखा हुआ होता है, उसके अंदर जो गैस भरी हुई है तो उसमें वेट होता है। ऑक्यूपाई स्पेस, और जो सिलेंडर के अंदर का जो एरिया है उसमें गैस होती है, तो यानी कि वो उसने कुछ स्पेस भी लिया, स्पेस मतलब कुछ जगह भी ली, उसने कुछ जगह भी कवर की, उसके अंदर अपना कोई उसका वजन भी है और उसने अपनी कोई जगह भी कवर की। तो यानी ऑक्यूपाई स्पेस, जगह ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, एंड हैव मास, और उसके अंदर मास होता है, वजन होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर ये 2 प्रॉपर्टी हो कि वो स्पेस भी ले रही हो और उसके अंदर मास भी हो, उसे हम लोग मैटर बोल देंगे, ठीक है। ओके, अब आइए एटम। एटम बता दिया, परमाणु, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल क्या होता है? जिसको और डिवाइड नहीं कर सके। मैंने ऊपर ही बताया था एटम क्या होता है। एटम वो छोटे से छोटा अणु, वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते और जिससे मिलके पूरा कंपाउंड बना हुआ। ऐसे ढेरों एटम से मिलके ये पूरा बॉक्स बना था, ठीक है। इसी तरीके से एटम मीन्स होता है इंडिविजिबल। एटम किसी अदर लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल। इनडिविजिबल, डिविजिबल क्या होता है? जो डिवाइड हो सके। इंडिविजिबल जो डिवाइड नहीं हो सके। इंडिविजिबल मीन्स समथिंग विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर, कुछ ऐसा जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये एटम है, इसको पहले परमाणु बोलते थे, मैटर को पदार्थ बोलते थे एंशिएंट टाइम में। फिर एक साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन, जिन्होंने आगे चल के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, एटम्स के ऊपर एक अपनी थ्योरी दी थी उन्होंने, वो आए थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस परमाणु को, इस इंडिविजिबल पार्टिकल को, सब यही बोलते थे, परमाणु हिंदी में बोल दिया था, बट बोलते थे एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जो और डिवाइड नहीं हो सकता, छोटे से छोटा पार्टिकल, कोई ऐसा पार्टिकल है जिससे मिलकर सारी चीज़ें बनी हुई है, तो उसे एटम बोलते थे। जॉन डाल्टन ने आके पहली बार उस इंडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया एटम। टर्म गिवन बाय जॉन डाल्टन, इस साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। हाँ जी, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, ये एक एटम है, इसके साथ ही एक एटम और जुड़ गया, ठीक है, तो ये 2 एटम्स जब मिलते हैं तो ये बनाएंगे मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हाइड्रोजन एक एटम है, अगर इसमें एक और हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है? H2। H2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है। अब ये H2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन का एटम मिलता है तो क्या बनता है? H2O, यानी कि पानी, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, एटम से मिलके बने, 2 एटम से, है ना, 2 एटम से मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके, यानी कि एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उनकी कंबाइन फॉर्म को बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। हाँ जी, अब हमने बताया कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन तो होंगे, एटम कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे या मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ में कंबाइन होंगे, देन वो लोग क्या बनाएंगे?
पूरा मैटर बनाएंगे, पूरा कोई पदार्थ बनाएंगे, पूरी कोई चीज़ बनाएंगे, है ना। तो देखिए केमिकल कम्बिनेशन होता है, केमिकल कंपाउंड्स ही तो है, ये पूरी केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री में सब कुछ केमिकल ही तो होगा, केमिकल चीज़ें ही पढ़नी हम लोगों को, ठीक है। केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है, दो से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स मिले और कंबाइन हुए, उसको हम केमिकल कम्बिनेशन बोल लेंगे कि कुछ केमिकल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो इनके कंबाइन होने के पीछे जो ये केमिकल्स कंबाइन होते हैं, जो ये केमिकल कम्बिनेशन होती है, इसके कुछ नियम है। ऐसे ही कंबाइन नहीं हो जाता कि कोई भी जाके किसी से भी मिल जाए, एच और ओ मिल जाए, एचओ बना ले। एचओ कोई कंपाउंड नहीं है, हाँ OH- एक आयन ज़रूर है, वो छोड़िए अभी, पर मैं बता रही हूँ कुछ भी मिलके ऐसा ही कुछ भी नहीं बना सकता कि भाई फ्लोरीन और ऑक्सीजन मिल गया, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता। कुछ भी किसी से भी कभी भी नहीं मिल सकता, इनके कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों के अनुसार ही ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फर्दर कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई मैटर बनाते हैं, किसी नियम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। अब लॉ ऑफ, इसके 3 लॉ हैं, केमिकली कोई भी चीज़ कंबाइन होगी तो उसके पीछे के 3 नियम है, जिसमें से 2 हमें इसी क्लास में पढ़ने हैं, एक लास्ट वाला हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना, वो हायर क्लासेस में स्टडी करना है, उसको हम लोग अभी छोड़ के चलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आपको पढ़ना है हायर क्लासेस, इन हायर क्लासेस, ओके। ये देखिए ये हायर क्लासेस में पढ़ना है, ये 2 हम लोग अभी क्लियर करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के, ठीक है। अब आइए कंजर्वेशन ऑफ मास पे, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मास लिखना था ना यहाँ पे, एक सेकेंड, ये गलती से गलत लिख दिया इधर, यहाँ पे एनर्जी नहीं मास आता, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। हाँ जी, देखिए कंजर्व मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का हिंदी मीनिंग होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है, अब पढ़ा होगा कंजर्व फॉरेस्ट लाइफ, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट लाइफ को, वन्य जीवों को, ठीक है, या फिर प्लांट्स को, इनको कंजर्व करो। कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, संरक्षित करना। संरक्षित करना या संरक्षण करने का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहे। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करो मतलब जितनी वाइल्ड लाइफ है उतनी की उतनी ही बची रहे, कुछ ऐसा करो। वाइल्ड लाइफ खत्म ना हो, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉयड ना हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुंचे। पौधों को कंजर्व करो मतलब पौधे जितने अब हैं उतने ही रहने चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बढ़ा तो नहीं सकते वाइल्ड लाइफ को, हम लोग थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसको कंजर्व कर सकते हैं। हाँ, पौधों को तो हम लोग फिर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ है जैसे हम लोग उनको बढ़ा नहीं सकते, वन्य जीवों को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, हम लोग सिर्फ उनको कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उनकी रक्षा इस हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे कुछ नियम कायदे कानून बना सकते हैं जिससे कि वो लोग जितने अब हैं उतने ही फ्यूचर में भी रहे, उन लोगों को नुकसान ना पहुँचे, जैसे कि शिकार हंटिंग को बैन कर दें, इस तरीके के कुछ नियम अपना ले, ठीक है। फॉरेस्ट को कट करना छोड़ दें ताकि उनका जो होम है फॉरेस्ट वो एज इट इज़ रहे, ठीक है। ये बायोलॉजी में घुस गए हम लोग गलती से, यहाँ पे आ जाइए कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो मास को कंजर्व करने का क्या मतलब, वो जितना मास पहले उतना ही बाद में रहे। अब आप कहेंगे ये क्या है, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल कम्बिनेशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसके अंदर आपको पता है रिएक्शन से पहले, जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन है CaCO3, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, किसी को लिखना है तो लिख लो नीचे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, लिख लीजिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी लिख लेना, ठीक है। ये 2 चीज़ें बनेंगी, तो ये हीट का सिंबल है, ये हीट दी थी भाई हमने यहाँ पे, ये केमिकल रिएक्शन हुई, ये CaCO3 यहाँ पहले हमारे पास 100 ग्राम था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास CaO बना, ये 56 ग्राम बना, CO2 बना, ये 44 ग्राम, 44 ग्राम बना। 56 ग्राम और 44 ग्राम को जोड़ेंगे तो 100 ग्राम, 100 ग्राम ही CaCO3 पहले था और 100 ग्राम ही इसके प्रोडक्ट्स का वेट आया। जो रिएक्शन से पहले एरो के इस तरफ जो भी चीज़ें होती है, ये इधर वाली ये होंगी रिएक्टेंट, और जो बाद में बनता है रिएक्शन के बाद में वो होता है हमारा प्रोडक्ट, वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितना वेट रिएक्टेंट का था, जितना मास रिएक्टेंट का था, उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा केमिकल रिएक्शन में। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, एंटोनी लेवाइजर ने। कब दिया था,
1774 में एंटोनी लेवाइजर ने 1774 में ये दिया था। इसकी स्टेटमेंट और देख लीजिए, मास या मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट किए जा सकता है मास को, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि क्या बोला इसने, इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना मास रिएक्टेंट का था, रिएक्टेंट रिएक्शन से पहले जो था एरो के उधर, उतना ही टोटल मास रहेगा प्रोडक्ट का। ये दोनों बराबर रहेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर रहेंगे एक दूसरे के। जितना पहले था रिएक्शन के उतना ही बाद में आ जाएगा, चाहे वो टुकड़ों में जोड़ के आए, चाहे इसको उल्टी कर लो, CaO प्लस CO2 को जोड़ोगे तब इधर CaCO3 बने, ऐसे कर लो, इनका ऐसे अलग अलग है, जोड़ के वही 100 ग्राम आएगा। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का आएगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। मेन स्टेटमेंट है वो ये है। ठीक है, इसको याद रखना। ये एग्जाम्पल है, अपना एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऑलरेडी। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब आइए सेकेंड लॉ था हमारा, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे आ जाइए। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट स्थिर, कि यूं का यूं रहे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको थप्पड़ मारा, उसके बाद भी आप ऐसे ही खड़े रहे, आपको समझ, अरे इससे बेस्ट एग्जांपल ये है, कई बार ऐसा होता है ना क्लास में टीचर समझाते टाइम बोलता है कि बच्चों समझ आया, तो भी आप कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, और फिर वो बोले कि समझ नहीं आया, तो भी आप कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप कांस्टेंट बैठे रहते हैं, जी आपको समझ आए जी ना आए, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं होता है क्लास में, इसलिए आप यूं के यूं रहते हैं। जैसे आपको समझ आया तो भी आप यूं के यूं बैठे हैं, समझ नहीं आया तो भी आप यूं के यूं बैठे, यानी आप कांस्टेंट हैं, आप स्थिर हैं, आपने अपनी प्रतिक्रिया में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो अब देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब तो मैंने बता दिया, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन बोलते हैं रेशो को, हाँ जी रेशो को। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा भी होगा मैथ्स में भी, हाँ तो वो उसको बोलेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस साइंटिस्ट ने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1779 में, इसने 1774 में, इसने 1779 में। इसकी स्टेटमेंट बाद में, पहले एग्जांपल देख लीजिए उसकी तरह, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल आपने लिया वाटर का। वाटर का केमिकल फॉर्मूला सबको पता है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, पानी का। पानी को H2O बोलते हैं। H2O मीन्स इसके अंदर दो तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ है, मतलब कि, है ना। हाइड्रोजन के कितने हैं मॉलिक्यूल्स? 2 हैं। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का वेट कितना है 1 मॉलिक्यूल का? 1 यूनिट। हाइड्रोजन में 1 का वेट कितना होता है? 1। तो 2 का वेट कितना हो गया? 2। हमने यहाँ पे देखो ये 2 लिखा था। ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में कितना वेट होता है? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। अब आप इनको कट कर सकते हैं। एक बार 2:16 आया, 2 कैसे आया, 16 कैसे आया, समझ आया? हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का वेट होता है 1। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल अगर आ गए, सॉरी हाइड्रोजन के 1 एटम का, मॉलिक्यूल का नहीं, हाइड्रोजन के 1 एटम का वेट होता है 1। तो हाइड्रोजन के अगर 2 एटम्स आ गए, 2 एटम से 1 मॉलिक्यूल बन गया H2, 2 एटम अगर आ गए तो वेट कितना हो गया? 2। 1 एटम का वेट 1, 2 एटम का वेट 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने 2 यहाँ लिखा। उसके बाद ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, ये देखो हाइड्रोजन के 2 थे, ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट 16 होता है। ये आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगी आपके बुक में ही, वो आपको याद करनी पड़ेगी, वहाँ से होंगी ये चीज़ें याद। ठीक है, कि 20 तक तो एटलीस्ट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद कर लेना, सफिशिएंट रहेगा। अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, बाकी 11th में कर लेना, 10th तक के लिए इतना बहुत है। ठीक है, 2:16 हुआ, आप इनको काट सकते हैं। मतलब ये काटना तो सिंपल है, आता होगा तो मैथ्स में सीखा होगा ना कि 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 1:8 आ गया। अब आप चाहे पानी अपने घर का उठा लीजिए, चाहे किसी नदी तालाब का उठा लीजिए, चाहे इंडिया का उठा लीजिए, चाहे पाकिस्तान का उठा लीजिए, चाहे चाइना का उठा लीजिए, दुनिया में कहीं का भी पानी उठा लो, सब में H2O का रेशो, H2O जो है उसमें मास का रेशो यही मिलेगा, 1:8 में ही प्रेजेंट होंगे वो।
यानी कि इनका जो मास है वो 1:80 होगा। जी कहीं का भी पानी उठा लो, कहीं का भी H2O, ये रेशो चेंज नहीं होगा। ये जो इनके मास का रेशो है ना, ये 1:80 मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ऐसे का ऐसा ही। कहीं का भी पानी हो, कहीं का भी। ओके, तो अब इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए, इजी होगा समझने में। एक केमिकल कंपाउंड H2O था, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, इसके अंदर सेम एलिमेंट रहेंगे, यानी कि कहीं का भी पानी उठा लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना हुआ होगा H2O। तो वाटर किसी और चीज से मिलके बना हुआ नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी नदी तालाब का हो, चाहे देश विदेश का हो, वो बना हुआ इन दो ही एलिमेंट से होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यानी कि ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, हमेशा सेम एलिमेंट कंसिस्ट करेगा। एक केमिकल कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ेगा इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, उनका मास के अकॉर्डिंग उनका प्रोपोर्शन, उनका रेशो सेम रहेगा। यानी कि पानी हो चाहे CO2 हो, CO2 उठा लीजिए, CO2 हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनी हुई होगी, सेम एलिमेंट से, और इनका जो मास का रेशो है वो हमेशा सेम ही मिलेगा, चाहे कहीं की भी CO2 हो, जैसे पानी का सेम था। तो यानी कि दो चीजें हैं इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले में। क्या है? दो चीजें हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले में। क्या क्या है? एक तो हमेशा केमिकल कंपाउंड सेम एलिमेंट्स को कंसिस्ट करेगा, सेम एलिमेंट से बना हुआ होगा, एक केमिकल कंपाउंड उन्हीं सेम एलिमेंट से मिलके बना होगा। दूसरा, उनका बाय मास, यानी कि उनके मास के अकॉर्डिंग उनका सेम रेशियो मिलेगा, सेम प्रोपोर्शन। समझ आया? नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा जो समझ नहीं आया होगा। आई थिंक सो इतना एक्सप्लेन करने के बाद आ जाना चाहिए। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जैसे मैंने बताया था, जॉन डाल्टन जिन्होंने एटम टर्म दी थी, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, एटम्स के बारे में कुछ थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1808 में दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि सारे जो मैटर है ना, वो टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बने हुए। एक छोटा सा कोई ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एक छोटा सा इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको उन्होंने बाद में चल के एटम बोला था, ठीक है। उन्होंने कहा था उस एटम से ही मिलके सारे मैटर एटम से ही मिलके बने हुए हैं, ठीक है। एक एटम नहीं होता, एटम्स बहुत सारे होते हैं। आप अपनी केमिस्ट्री में देखिए, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उन 118 एलिमेंट्स को ही एटम बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो एलिमेंट्स को एटम। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे डाल्टन थ्योरी के, इसके 10 पोस्टुलेट पढ़ाऊंगी बच्चा। मैं आपको अगली क्लास में 10 मिनट में कवर करा दूंगी आपको, ये मैं अगली क्लास इसी के पढ़ेंगे। प्लस इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी कि 5 मिनट में ड्रॉबैक्स हो जाएगी, यानी टोटल 15 मिनट की क्लास होगी बस। 10 मिनट में 10 पोस्टुलेट, 5 मिनट में इसकी ड्रॉबैक्स, ठीक है। ड्रॉबैक्स, इसमें 3 ड्रॉबैक्स रह गई थी इसकी डाल्टन थ्योरी की। ड्रॉबैक्स क्या थी? कमियां, कि इसने एटॉमिक थ्योरी दे तो दी, इसने बता तो दिया एटॉमिक थ्योरी के बारे में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई, कुछ ना कुछ खामियां रह गई। इसकी एटॉमिक थ्योरी किसी चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, कुछ चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाई। तो वो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके 10 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। मेन बट जो इसकी लाइन थी वो यही थी कि जितने भी मैटर हैं, ये वाली देखिए लिख लीजिए, ये मैं बाद में नहीं लिखवाऊंगी, जितना यहाँ तक लिखवा दिया। ये 2 लाइनें ये छोड़ दीजिएगा, ये दो मैं अगली क्लास में समझाऊंगी। बाकी यहाँ तक कि जॉन डाल्टन ने 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी अपनी, ठीक है। उसमें इसकी मेन स्टेटमेंट यही थी कि जितने भी मैटर है वो सब एटम से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। ये इसकी मेन थ्योरी थी। इसके पोस्टुलेट्स और इसके ड्रॉबैक्स नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। अच्छा, समझ आया हो then like the video, नहीं आया हो then comment on the comment box and ask your question, ठीक है। and also subscribe our channel for more and more videos. Thank you so much.